पर सिर्फ खाना खाने के लिए मारा गया। बस पर बैठने के लिए अरेस्ट हुए और फाइन किया गया। प्रोटेस्ट करने पर मॉब ने घसीटा और अटैक किया। मार्चेस के दौरान कुत्तों और फायर हॉसेस से अटैक किया गया। अपने हक के लिए, वोट के लिए, जीने के लिए और आजादी के लिए लड़ने पर जेल भेजा गया, हैरेस किया गया और लिंच तक किया गया। ये कहानी है अमेरिका के सिविल राइट्स की। कहते हैं अमेरिका लैंड ऑफ द फ्री है, लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन के लिए ये लैंड ऑफ ऑपरेशन, वायलेंस और एक लाइस थी। एक ऐसी जगह जहां आपके राइट्स छीन लिए जाते थे और आपकी आवाज 1960s तक जो कर दी जाती थी। चलिए शुरू करते हैं एक बड़े झूठ से जो अमेरिका ने दुनिया को भेजा, सेपरेट बट इक्वल का आइडिया। सिविल वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स ने अफ्रीकन अमेरिकन के लिए इक्वालिटी और राइट प्रॉमिस किया। पेपर पर सब कुछ परफेक्ट लगता था। गवर्नमेंट बूस्ट कर रही थी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका अपने आप को फ्रीडम के लैंड डिक्लेयर करता था, डेमोक्रेसी का एग्जांपल देता था। लेकिन जिम क्रो लॉज के अंडर ये सब कुछ एक इल्यूजन था, सिर्फ एक दिखावा था लोगों को बताने के लिए। जिम क्रो लॉ क्या है? ये एक सेट ऑफ रेसिस्ट रूल है जो सिविल वॉर के बाद साउथ में इन्फोर्स हुए। लेट 1780s के बाद इन लॉज ने सेग्रीगेशन लीगल बना गए। स्कूल्स, बसेस और इवन वाटर फाउंटेन्स तक अलग कर दिए गए। ये लॉज रेसिज्म को लीगलाइज करते थे और अमेरिका चाहता था कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज ऐसा माने कि ये सिस्टम भी काम करती है। टिपिंग पॉइंट 1954 में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन केस में सेग्रीगेटेड स्कूल्स को इनहेरिटेंटली अनइक्वल डिक्लेयर किया। ये एक लैंडमार्क डिसीजन था जो सेग्रीगेशन के अनफेयर सिस्टम को एक्सपोज करता था। लेकिन ट्रूथ एक्सपोज करना ही सिर्फ काफी नहीं था। लाइस सोसाइटी के अंदर डीपली रूटेड हो चुकी थी और उन्हें डिसमेंटल करना स्ट्रगल और सैक्रिफाइस मांगता था। जब इनइक्वालिटी का झूठ एक्सपोज हो गया, फाइट्स को स्ट्रीट्स तक ले गए थे और ये शुरू हुई एक ब्रेव वुमन के रिफ्यूजल के साथ। चलिए बात करते हैं रोजा पार्क और मोंटेनेग्रो बस बॉयकॉट की, जो मोंटेनेग्रो अलाबामा में 1955 में शुरू हुई। जब बॉयकॉट स्टार्ट हुई, अथॉरिटीज ने इसे केओस का लेबल दिया। उन्होंने इसे पब्लिक ऑर्डर के लिए डिस्ट्रप्शन कहा और वार्न किया कि ये सिटी का इकोनॉमी को हर्ट करेगी। अथॉरिटीज ने इसे सेल्फिश प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश की जो रेगुलर सिटीजन्स को हर्ट करता था। लेकिन सच तो यह था कि 1 दिसंबर 1955 को जब रोजा पार्क 42 ईयर ओल्ड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट ने अपनी बस की सीट एक व्हाइट मैन को देने से रिफ्यूज किया, मोंटेग्रो मेरी का लॉ ये था कि ब्लैक पैसेंजर को अपनी सीट देनी पड़ती थी अगर कोई व्हाइट पैसेंजर डिमांड करे। जब रोजा ने नो कहा तो उन्हें अरेस्ट किया गया और $10 का फाइन दिया गया, जो उस टाइम के लिए बहुत बड़ा फाइन था। उसका अरेस्ट ब्लैक कम्युनिटी के लिए एक फाइनल स्ट्रॉ था। मोंटेग्रो मेरी बस बॉयकॉट का लीडरशिप एक यंग प्रीचर डॉक्टर मार्टिन लूथर जूनियर ने लिया। 381 डेज तक अफ्रीकन अमेरिकन ने बसेस राइड करना रिफ्यूज किया। वो माइल्स चलकर, कारपूल करके या किसी और तरीके से अपना काम करते रहे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना बिल्कुल बैन किया। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं थी, ये एक मूवमेंट था जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सेग्रीगेशन का अगली ट्रूथ एक्सपोज करते थे। ब्लैक पैसेंजर्स भी वही फेयर पे करते थे जो व्हाइट पैसेंजर्स करते थे, लेकिन उन्हें बसेस के बैक में बैठना पड़ता था या फिर खड़ा रहना पड़ता था अगर कोई व्हाइट मांगे सीट अपनी या व्हाइट सेक्शन फुल हो तो। मीडिया ने यहाँ एक ह्यूज रोल प्ले किया। इमेजेस जैसे लोग बारिश में माइल्स चल रहे हैं, एल्डरली वुमेन्स को हैरेस किया जाता था और पीसफुल प्रोटेस्टर्स को पुलिस इंटिमिडेट करते थे। ऐसे इमेजेस न्यूज़पेपर और टीवी स्क्रीन तक पहुंचाए। पूरे वर्ल्ड ने देखा कि गवर्नमेंट का हार्मनी का क्लेम एक सिस्टमेटिक रेसिज्म को कवर कर रहा था। मोंटेग्रो मेरी बस बॉयकॉट सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का विन नहीं था, ये सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए एक मेजर विक्ट्री थी। एक साल से ज्यादा की प्रोटेस्ट के बाद 13 नवंबर 1956 को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया पब्लिक बसेस का सेग्रीगेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये डिसीजन 20 दिसंबर 1956 को एनफोर्स हुआ और मोंटेग्रो मेरी में बस सेग्रीगेशन ऑफिशियली खत्म हुए। अगर हिस्ट्री के ए ग्रेट मोमेंट समझना पसंद है आपको तो
प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबाइए। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है ऐसे नए नए कंटेंट्स बनाने के लिए और नए नए टॉपिक्स ढूंढने के लिए। सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन और कमेंट में बताइए कि आपको आगे क्या देखना है, दूसरे वीडियोस में क्या देखना है आने वाले। और प्लीज 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 शेयर कीजिए हमारे वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमें। मीडिया और गवर्नमेंट काफी चतुर ऐसे नैरेटिव को ट्विस्ट करते थे। नॉन वायलेंट सिटिंग्स, फ्रीडम राइट्स जैसे पीसफुल मूवमेंट को केओस और पब्लिक डिसऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर के डिस्ट्रप्शन के रूप में पोर्ट्रे किए जाते थे। पॉलिटिशियंस ने इन प्रोटेस्ट को पब्लिक सेफ्टी के लिए एक थ्रेट डिक्लेयर किया और फियर का यूज करके हार्श क्रैकडाउन्स जस्टिफाई किए। प्रेसिडेंट ड्वाइट डी एइजनहावर सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1957 इंट्रोड्यूस किया। यह लॉ एक पहला कदम था फेयरनेस की तरफ। इस लॉ ने दो इम्पोर्टेंट काम किए। पहला था वोटिंग राइट्स प्रोटेक्ट किया, जिसमें अगर किसी को उनके रेस की वजह से वोट करने से मना किया जाता था तो फेडरल गवर्नमेंट भी उसमें इंटरफियर कर सकती थी। और दूसरा था सिविल राइट्स का डिवीजन क्रिएट करना, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई जो सिर्फ और सिर्फ सिविल राइट्स पर फोकस करती रहती है। इसके अलावा यूएस कमीशन ऑफ सिविल राइट्स भी एक सेटअप किया गया जो एक वॉचडॉग की तरह काम करता था। ये एक बड़ा स्टेप था क्योंकि ये पहला सिविल राइट्स लॉ था जो लगभग 80 सालों में पास हुआ था। ये देखता था कि गवर्नमेंट इन इश्यूज को सीरियसली लेना शुरू कर रही है या नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स को फिक्स नहीं कर पाता था, सिर्फ देखता था। सिविल राइट्स ऑफ 1957 प्रॉपरली एनफोर्स नहीं किया गया। साउथर्न स्टेट्स ने लूप होल्स, लिटरेसी टेस्ट और पॉल टैक्सेस का यूज किया ब्लैक सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स डिनाई करने के लिए। प्रोटेस्ट डेफिनेशन ऑफ करेज थी। एक एग्जांपल है ग्रीन्सबोरो सिटिंग्स जो 1960s में हुआ। नॉर्थर्न कैरोलाइन स्टेट यूनिवर्सिटी के 4 ब्लैक स्टूडेंट्स वुल्सवर्थ स्टोर के व्हाइट्स ओनली लॉन्च काउंटर पर बैठे तो पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया वहां से उठने के लिए। ना उन्होंने चिल्लाया ना फाइट किया, सिर्फ बैठ गए। व्हाइट मॉब्स उनके आसपास गैदर हो गए, गालियां दी, फूड फेंका और उन्हें असॉल्ट तक किया। फिर भी ये यंग एक्टिविस्ट काम रहे और रिटेलिएट नहीं किया। ये सिटिंग मूवमेंट पूरे देश में स्प्रेड हो गए और एक साल के अंदर 70,000 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके थे उन्हें। 1961 की फ्रीडम राइट्स भी एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट थे। ब्लैक और व्हाइट एक्टिविस्ट ने एक साथ इंटरस्टेट बसेस राइड की और ट्रांसपोर्टेशन के सेग्रीगेशन को चैलेंज किया। इन्हें ब्रूटल एक्ट्स का सामना करना पड़ा, जैसे बसेस को फायर से डिस्ट्रॉय किया गया और राइडर्स को मॉब्स ने मार दिया। अनदर आइकॉनिक मोमेंट था लिटिल रॉक 9 इन 1957। सुप्रीम कोर्ट के ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के डिसीजन के बाद 9 ब्लैक स्टूडेंट्स ने सेंट्रल हाई स्कूल में इंटीग्रेट करने की कोशिश की, लेकिन आर्कनसास के गवर्नर ओरवल फेबुस ने आर्कनसास नेशनल गार्ड को ब्लॉक करने के लिए भेज दिया। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, प्रेसिडेंट आइजनहावर ने फेडरल ट्रूप्स भेजे ताकि उन स्टूडेंट्स को एस्कॉर्ट किया जा सके, लेकिन फिर भी प्रोटेस्टर्स ने वायलेंट रिटेलिएशन नहीं किया। 1963 तक सिविल राइट्स मूवमेंट का मोमेंटम सीरियस लेवल पर आ चुका था। जब एक्टिविस्ट ने मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम प्लान की तो पॉलिटिशियंस और सेग्रीगेशनिस्ट ने व्हाइट कम्युनिटी में फियर स्प्रेड करने की कोशिश की। उन्होंने क्लेम किया ये मार्च राइट्स को ट्रिगर करेगा, कैपिटल को डिस्टर्ब करेगा और वायलेंस लीड करेगा। अमेरिकन्स जो बिलीव कर गए कि सिविल राइट्स के लिए फाइट डेंजरस और अन अमेरिकन है, प्रोटेस्टर्स और एग्रीगेटर्स और इवन कम्युनिस्ट तक बोल गया ताकि मूवमेंट को डिस्क्रेडिट किया जा सके। अगस्त 28, 1963 को 2.5 लाख से ज्यादा लोग ब्लैक और व्हाइट नेशनल मॉल वॉशिंगटन डीसी में पीसफुली गैदर हुए। ये अमेरिका के हिस्ट्री का लार्जेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन था। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिंकन मेमोरियल के एक स्टेप से एक पावरफुल स्पीच दी, दैट आई हैव अ ड्रीम। उनकी स्पीच के लाइंस जैसे आई हैव अ ड्रीम दैट माय 4 लिटिल चिल्ड्रन will one day live in a nation where they will not be judged by their color but by the content of their character। ये स्पीच एक एंथम बन गया सिविल राइट्स के लिए। ये मार्च ने नेशनल अटेंशन को ड्रॉ किया और सिविल राइट्स लेजिस्लेशन के लिए मैसिव पब्लिक सपोर्ट बिल्ड किया। लेकिन ये फाइट कैसे खत्म होती है? स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर अपडेट्स मिलते रहे। जब प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जून 1963 में सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रपोज किया तो पॉलिटिशियंस ने क्लेम किया कि ये लेजिस्लेशन
सोसाइटल कियोस को लीड करेगा। और उन्होंने कहा कि बिजनेसेस फेल हो जाएंगे, ट्रेडिशंस क्रम्बल कर जाएगी और अमेरिका के वैल्यूज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सेग्रीगेशनिस्ट का मानना था कि सेग्रीगेशन एक साउथर्न लाइफ का नेचुरल पार्ट है और इसे बदलने की कोशिश डिवीजन क्रिएट करेगी। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये लॉ JFK के असैसिनेशन के इवेंट का इनडायरेक्ट फैक्टर था, जो 22 नवंबर 1963 को हुआ। 2 जुलाई 1964 को प्रेसिडेंट लाइडन बी जॉनसन ने इसे साइन किया, जो पब्लिक प्लेसेस जैसे रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स और होटल्स में सेग्रीगेशन को लीगली एंड करता था। एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन को भी बैन करता था, जैसे रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स या नेशनल ओरिजिन्स के बेसिस पर रखा गया था। लेकिन इस विक्ट्री के साथ मूवमेंट खत्म नहीं हुई। ब्लैक अमेरिकन्स के लिए एक और बड़ी फाइट बाकी थी। 1964 के सिविल राइट्स एक्ट के बाद सेग्रीगेशनिस्ट का नया आर्ग्यूमेंट था वोटिंग राइट्स। डिकेड्स तक साउथर्न स्टेट्स ने लिटरेसी टेस्ट, पोल टैक्सेस और ओवरराइट इंटिमिडेशन का यूज किया ब्लैक अमेरिकन्स को वोटिंग से डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, वोटिंग से रोकने के लिए। 7 मार्च 1965 को सेल्मा, अल्बामा में पीसफुल मार्चर्स ने वोटिंग राइट्स की डिमांड करते हुए एडमंड पेटस ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश की। रिजल्ट था स्टेट ट्रूपर्स ने क्लब्स और टीयर गैस यूज किए, मैन, वीमेन और चिल्ड्रन को मारकर उनका मार्च ब्रूटली क्रश कर दिया, जिसको ब्लडी संडे कहलाया। फाइनली 6 अगस्त 1965 को प्रेसिडेंट लाइडन बी जॉनसन ने वोटिंग राइट्स एक्ट साइन किया, जिसका रिजल्ट ब्लैक वोटर्स रजिस्ट्रेशन स्काई रॉकेटेड। मिसिसिपी जैसी जगह में जहां सिर्फ 6% सिटीजन्स रजिस्टर्ड थे, 1969 तक ये रजिस्टर्ड नंबर 60% तक बढ़ गए। ब्लैक अमेरिकन्स ने डेमोक्रेसी की प्रोसेस में पहली बार अपनी रियल वॉइस पाई। सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965 ने प्रूव किया कि ट्रूथ लाइज पर ट्रायम्फ कर सकता है। अफ्रीकन अमेरिकन्स ने बैरियर को सिर्फ तोड़ा नहीं, बल्कि इंजस्टिस के फेस पे परसिस्टेंट और यूनिटी की पावर दिखाई। लेकिन हार्ड ट्रूथ तो ये है कि लॉ पास होने का मतलब ये नहीं कि फाइट खत्म हो गई। रेसिज्म सिर्फ डिसअपियर हुआ है, बट इट इवॉल्व। पुलिस ब्रूटैलिटी और वोटर सप्रेशन टैक्टिक्स जैसे स्ट्रिक्ट आईडी लॉज और रिड्यूस पोलिंग प्लेसेस आज भी रेसिज्म का नया फॉर्म है। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगा कि भाई ये जो पॉइंट था हिस्ट्री का वो लायबल था, चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आप ये हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हमारे आने वाले वीडियो कैसे बने। सो दैट्स इट। नमस्कार, मेरा नाम है मीत शुक्ला एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। बाय बाय।